नमस्कार सभी का स्वागत है आपका YouTube चैनल फिजिक्स इन्फो पर और मैं रोहित सिंह अहलूवालिया। आज एटम्स के कंक्लूजन पार्ट को हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हुए ख़त्म करेंगे और फिर उसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में न्यूक्लियस के पार्ट पर बढ़ेंगे। तो आज मैं आपको करवाने वाला हूँ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस DSSB, KVS, UP, टेट, एसटेट, नवोदय विद्यालय, इस तरह के क्वेश्चन जो कि आपके PGT लेवल के लिए एप्लीकेबल हैं और वैलिड हैं और मतलब यूज़फुल हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शुरुआत करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो ये सभी क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, कोई KVS में, केंद्रीय विद्यालय में, DSSB में, नवोदय विद्यालय में, और काफ़ी पहले तीनों वीडियो में मैं आपको DSSB में आए हुए मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो बता चुका हूँ। आज हम लोग अदर जो एग्ज़ाम आते हैं उनके क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो साउंड वेव्स इन हाइड्रोजन गैस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, साउंड वेव्स इन हाइड्रोजन गैस आर ऑफ विच टाइप। तो ऑब्वियसली आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, स्टेशनरी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। एंड यू नो वेरी वेल कि साउंड वेव्स क्या हैं। साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? टू न्यूक्लियाई हैव देयर मास नंबर इन द रेशो 1:3। द रेशो ऑफ देयर न्यूक्लियर डेंसिटी वुड बी। एक बात ध्यान रखिए, न्यूक्लियर डेंसिटी कांस्टेंट होती है, वो मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती है। हम लोग अगर ये सोचें कि हाइड्रोजन का कंपैरिजन, अगर हम सोचें कि नहीं हाइड्रोजन की डेंसिटी कम है, यूरेनियम की ज़्यादा है, तो ऐसा गलत है। दोनों की डेंसिटी सेम है, यानी कि डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ यूरेनियम। ठीक है, तो आप कोई भी ले लीजिए चाहे, जिनका मास नंबर का रेशो 1:3 है लेकिन उनकी न्यूक्लियर डेंसिटी सेम रहेगी, तो आंसर आएगा 1:1। ठीक है जी हाँ। अब ये क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है? इन फिगर द एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम हैव बीन शोन अलोंग विथ सम ट्रांजिशन मार्क्ड A, मार्क्ड B एंड मार्क्ड C। जी हाँ, ध्यान से देख लीजिए, ये तीन ट्रांजिशंस आपको देख रहे होंगे। तो ये पूछ रहा है द ट्रांजिशंस A, B, C किसको रिप्रेजेंट करते हैं? जी हाँ, n=1 है आपके सामने, एनर्जी -13.6 है और आपको साफ साफ पता लग रहा होगा कि ये हाइड्रोजन एटम के ट्रांजिशन की बात यहाँ हो रही है। तो ऑप्शन क्या है? देखिए, n=1 पर अगर आप A के ऊपर फोकस करें तो n=1, नथिंग बट कि ये सबसे पहले तो लामन सीरीज है। n=2 पे ट्रांजिशन हो रहा है तो इसका मतलब ये बाल्मर सीरीज है, और n=3 पे ट्रांजिशन हो रहा है तो इसका मतलब ये पास्चन सीरीज है। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था LBP-BP, और अगर आप अल्फाबेटिकली चलेंगे तो बाल्मर पहले आएगा, ब्रैकेट बाद में आएगा, पास्चन पहले आएगा, पी फंड बाद में आएगा, इसीलिए। और वैसे भी 1, 2, 3 लेवल देखने पर आपको पता लग रहा होगा। उसके बाद क्या कहता है? आपको देखना है कि फर्स्ट मेंबर, यानी कि फर्स्ट मेंबर कौन? ये A। ठीक है, ये क्या है? क्या ये फर्स्ट मेंबर है? ये आपको देखना पड़ेगा। फर्स्ट मेंबर ऑफ लामन सीरीज, फर्स्ट मेंबर का मतलब क्या होता है? n=1 है लामन सीरीज का फाइनल स्टेट, और इसमें ट्रांजिशन कहाँ से होता है? हायर वैल्यू क्या होती है? ये फाइनल है, और इनिशियल स्टेट क्या होते हैं बाल्मर के लिए? 2, 3, 4, इस तरह से। तो चलिए अब ज़्यादा ना जाते हुए अगर हम देखें, अगर हम इसके ऊपर ध्यान दें, किसके ऊपर? अगर हम n के =1 पे ट्रांजिशन पे ध्यान दें तो क्या है? देखिए ना, 1 के ऊपर ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये। ठीक है, 0 के बाद कंटिन्यू आ जाता है। कंटिन्यूम स्टेट का मतलब होता है कि वहाँ पे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, यानी कि वहाँ पे एनर्जी लेवल काफ़ी क्लोज हो जाते हैं, जिनको डिस्क्रीट करना, अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर वहाँ से ट्रांजिशन हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि ये n की वैल्यू इनफाइनाइट है, क्योंकि आपको दर्शाया नहीं गया है, और आप एनर्जी का फॉर्मूला जानते भी हैं कि -13.6 डिवाइड बाय क्या होता है? n² होता है। जब आप n की वैल्यू को इनफाइनाइट पुट करेंगे तो एनर्जी 0 आएगा, और स्वाभाविक है इनफाइनाइट से 0, तो इसका मतलब ये हो गया उस
लामन सीरीज की लिमिट। लिमिट बोले तो कहाँ से कहाँ तक ट्रांजिशन हो रहा है, कोई लिमिट नहीं, लास्ट में इनफाइनाइट से 1 पे, तो इसका मतलब वो सीरीज लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान रखिएगा, सीरीज लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं आपके सामने लिख देता हूँ बाल्मर सीरीज का, लामन सीरीज का फॉर्मूला, सॉरी लामन सीरीज क्या है, ध्यान रखिए सब के सब। लामन सीरीज क्या है, लामन सीरीज याद रखिए, दैट इज 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर। ठीक है, अब आपके सामने है, इसकी सीरीज लिमिट का मतलब होता है n इक्वल टू इनफाइनाइट, तो क्या बचेगा आपके पास, n इक्वल टू इनफाइनाइट अगर हो गया, इनफाइनाइट से 1 के ऊपर अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो वो सीरीज लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा। तो चारों ऑप्शन में से अगर हम देखें तो थर्ड और फोर्थ में से, फर्स्ट और सेकंड अब ऑप्ट हो गया, खत्म हो गया, थर्ड और फोर्थ में से हमें देखना है कौन सा है। तो फर्स्ट सीरीज लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, हो गया, शॉर्टकट ध्यान से देखिए। सेकंड में देखिए बी यानी कि बाल्मर, स्वाभाविक है, बी बहुत बाल्मर नहीं है, मतलब लामन के बाद बाल्मर सीरीज है, n इक्वल टू 2 जिसका ट्रांजिशन स्टेट है फाइनल। और यहाँ ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है, 5 से, तो इसका मतलब 5 का मतलब क्या है, ये n इक्वल टू 2, तो मैं यहीं पे आपके सामने लिख देता हूँ, देखिए ना, आपके सामने यही लिख देता हूँ, किसके लिए मैं आपके सामने लिख देता हूँ बाल्मर के लिए। तो 2 स्क्वायर क्या आएगा, ध्यान दीजिए, 2 स्क्वायर n स्क्वायर, तो इसका मतलब n की वैल्यू को 3 पुट करेंगे तो फर्स्ट मेंबर, n की वैल्यू को 4 पुट करेंगे तो सेकंड मेंबर, और n की वैल्यू को 5 पुट करेंगे तो थर्ड मेंबर। तो इसका मतलब यहाँ ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है, 5 से हो रहा है, तो 5 से सेकंड के ऊपर हो रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा मेंबर हुआ, थर्ड मेंबर हुआ। आपकी मर्जी अगर आप उसको करना चाहें, लेकिन अदरवाइज आपका ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, 2 मैच हो गए, तीसरे को करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। ओके, वैसे अगर आप देखना चाहें पास्ट टेंस सीरीज का सेकंड मेंबर बोल रहा है, तो सेकंड तो है ही, थर्ड 5th से थर्ड हो रहा है, देखो 5th से थर्ड हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, पास्ट टेंस सीरीज का सेकंड मेंबर। तो आपको ऑप्शन तो बताया लग ही गया है कि 4th इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, लेवल बेसिक है, लेकिन बेसिक के साथ साथ आपका पार्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये 3 एनर्जी लेवल हैं, A, B और C। ठीक है, सर्टेन एटम कॉरस्पॉन्डिंग टू इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एनर्जी। हाँ, साफ साफ दिख रहा है, A की एनर्जी सबसे कम, फिर B की उससे ज़्यादा, C की उससे ज़्यादा। अब आप ट्रांजिशन देखिए, C से B λ1 और B से A λ2 और उसके बाद C से A λ3। तो क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो साफ आपको दिख रहा है कि क्या रिलेशन होगा λ1, λ2 और λ3 में। तो चलिए आइए देखते हैं, ट्रांजिशन हो रहा है, पहले C से B को देख लेते हैं। तो C से B में एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला आपको पता है, C की एनर्जी ज़्यादा है तो EC माइनस EB इज इक्वल टू क्या, H न्यू लिखते हो ना आप, तो यहाँ क्या आएगा, HC बाय λ1, ये हो गया 1, इसको 1 नाम दे दीजिए। अब बारी कर रहे हैं B से A देख लेते हैं, तो EB माइनस EA इक्वल टू क्या, HC बाय λ2, ये भी हो गया, इसको नाम 2 दे दो आप। फिर उसके बाद थर्ड पे आ जाओ, C से A, तो यानी कि EC माइनस EA एंड दैट इज इक्वल टू HC बाय λ3, इसको आप 3 नाम दे दो। ठीक है, अब आपको देखना है कि कहाँ पे आपको लग रहा है, C से B हो गया, B से A हो गया और C से A हो गया, तो कहीं ना कहीं आप तीनों को देखना पड़ेगा कि कुछ कैंसिल हो रहा है क्या। देखते हैं, EC माइनस EB, EB माइनस EA, EC माइनस EA, अरे वाह, अगर आप इन दोनों को देखें, 1 और 2 को आप ऐड करें तो माइनस EB और प्लस EB कैंसिल हो रहा है। कैंसिल हो रहा है तो क्या आ रहा है, EC माइनस EA आ रहा है। जी हाँ, क्या आ रहा है, EC माइनस EA, और किसके इक्वल आ रहा है, HC कॉमन हो गया, और ब्रैकेट में क्या आया, 1 बाय λ1 प्लस 1 बाय λ2। अब आप देखिए, EC माइनस EA थर्ड इक्वेशन में HC बाय λ3 के इक्वल है,
और यहाँ एच सी अपॉन 1/λ1 प्लस 1/λ2 के है, तो दोनों को इक्वल रख दीजिए। तो हैंस कंक्लूजन क्या होगा, HC/λ3 इज इक्वल टू HC इंटू 1/λ1 प्लस 1/λ2 और HC से HC कैंसिल। अब आप इसको सॉल्व करिए, λ1 λ2 एलसीएम आएगा, पलट दीजिए तो λ3 आपके सामने ये ऑप्शन, λ3 इज इक्वल टू λ1 λ2 डिवाइड बाय λ1 प्लस λ2, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, λ3 कितना आ गया, λ1 λ2 डिवाइड बाय λ1 प्लस λ2। सो दिस इज द राइट आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन गिव्स फोटोन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी। ध्यान दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन गिव्स फोटोन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, मतलब फोटोन दे रहा है, फोटोन एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, फोटोन दे रहा है। n इक्वल टू 1 to 2, ये तो क्या हो गया, 1 to 2 का मतलब हो गया 1 से 2 लेवल पे कब जाएगा फोटोन, जब वो गिव्स फोटोन, अच्छा सॉरी, मैक्स ट्रांजिशन हो रहा है एटम का 1 से 2, वो तो कब हो सकता है, जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्प्शन में फोटोन थोड़ी ना निकलेगा, वो तो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। क्या नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। 2 से 1, 2 से 6, अच्छा सी भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और यहाँ एब्जॉर्प्शन में फोटोन को वो सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, देगा नहीं। तो देगा किस में, 2 से 1 में और 6 से 2 में। अब आप देखिए ना, मैक्सिमम एनर्जी का कब होगा, जब एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा होगा। तो आप देखिए 1 और 2, तो इनमें तो एनर्जी का डिफरेंस कम है, और यहाँ 6 से 2 और 6 से 2 आप जानते ही हैं एनर्जी का डिफरेंस क्या है, ज़्यादा है। ऐसा देखने में पता चलेगा क्या, क्योंकि इसने कुछ कहा ही नहीं कि वो किसके लिए पूछ रहा है। कभी आप इसको हाइड्रोजन एटम के लिए कंसिडर करो, मैं पहले बता रहा हूँ। तो इसलिए आपको क्या करना है, एनर्जी डिफरेंस कब ज़्यादा होगा, जब आपके सामने n की वैल्यू जो है 6 पर है और n की वैल्यू 2 है कहाँ पर, तो उसके केस में आपके पास एनर्जी का ट्रांजिशन जो है, फोटोन जो है वो मैक्सिमम एनर्जी का निकलेगा, क्योंकि एनर्जी गैप वहाँ ज़्यादा होगा। ओके, अच्छा अब ये क्वेश्चन देखिए, द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा लाइन इन कॉपर इज, कॉपर की के अल्फा लाइन इन कॉपर इज 1.54 एंगस्ट्रॉम। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ के इलेक्ट्रॉन इन कॉपर इन जूल। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, ये के अल्फा लाइन क्या होती है। पहली बात तो जो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट होते हैं, तो पहले ऑर्बिट को के ऑर्बिट कहते हैं, जैसे KLMN, इस तरह से भी ऑर्बिट को प्रोनाउंस किया जाता है, के शेल, एल शेल, एम शेल, है ना। तो के अल्फा लाइन इन कॉपर इज 1.54 एंगस्ट्रॉम, यानी कि आपको जो वेवलेंथ दी गई है वो है लैम्डा इक्वल टू 1.54 एंगस्ट्रॉम, ये दिया गया है। ठीक है, और फिर आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है। अरे वाह, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, E इज इक्वल टू व्हाट, HC/λ, क्योंकि आयोनाइजेशन का मतलब क्या है और के अल्फा का मतलब क्या है कि ट्रांजिशन फर्स्ट ऑर्बिट पर हो रहा है। तो इसका मतलब उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, के इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ गए ना, फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर करना है। तो समझ लीजिए कि फर्स्ट ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, जो घूम रहा है, उसकी जो एनर्जी है वो कितनी है, तो वो है HC/λ। और यहाँ पर आपको कैसे पता चला एनर्जी कैसे है, तो क्योंकि के अल्फा जो लाइन है, वो के अल्फा का मतलब यही है कि ट्रांजिशन सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट पे हो रहा है। ठीक है, तो उसको मतलब फर्स्ट ऑर्बिट पे हो रहा है, तो इसीलिए उसको अल्फा कहते हैं। जैसे बाल्मर सीरीज में था H अल्फा, ठीक है, फिर दूसरी लाइन का नाम था H बीटा, फिर क्या नाम था H गामा। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के केस में। तो इसी तरह से H की वैल्यू को पुट कीजिए 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और C की वैल्यू को पुट कीजिए 3 इंटू 10⁸ डिवाइड में क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 1.54 एंगस्ट्रॉम है,
10 की पावर -10 आएगा। अच्छा, एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, 6.6 है, ये 1.5 है, तो 15 4 जा 60 कहीं ना कहीं। अच्छा, 5 के साथ 4 भी है, यहाँ 6 पॉइंट के बाद 6 भी है, तो अगर आप अप्रोक्सीमेशन इस तरह से भी कैलकुलेशन अगर आप करें तो आप अप्रोक्सीमेट आइडिया तक पहुंच ही जाते हो, ऑलमोस्ट करेक्ट ऑप्शन तक आप बिल्कुल पहुंच जाते हो, जहां पे डिफरेंस आपको दे रखा हो 11.2, 12.9, 10 इस तरह से। तो इसीलिए मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। मान लीजिए कि ये गया 4 पे और 4 3 जा हो गया 12, तो कहीं ना कहीं आपको हिंट मिल गया। 10⁻34 और +8 कितना, -26, -10 ऊपर गया +10 और कितना बचा, -16। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा कि करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन बी होना चाहिए। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, एन इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी E इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान देना। इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी E इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोलाइड विद ए हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट, मतलब हाइड्रोजन एटम कहाँ है, ग्राउंड स्टेट पर है। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होती है, आपको पता है, हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द कोलिजन विल बी इलास्टिक। अब ये पूछ रहा है कि जैसे वो इलेक्ट्रॉन उस हाइड्रोजन एटम से टकराएगा तो वो ई एनर्जी जो दे रखी है उस हिसाब से बताना है कि इलास्टिक कोलिजन होगा, कब होगा। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ई, फर्स्ट ऑप्शन। फॉर ई लेस देन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड ऑप्शन। फॉर ई लेस देन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और या डी ओनली फॉर ई लेस देन 3.4। अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला है, तो मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। -13.6 क्या है, -13.6 है कि जब वो हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो उस वक्त उसकी एनर्जी कितनी है, -13.6 है। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है जिसकी एनर्जी ये है। अब एक बात बताइए, इलास्टिक कोलिजन कब हो सकता है, सोचिए थोड़ा सा। इलास्टिक कोलिजन की संभावना कब होती है, जब आपके पास एक हैवी ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और एक हाइड्रोजन एटम है, एटम की बात हो रही है, इसीलिए मैं हैवी ऑब्जेक्ट का और एक लाइट ऑब्जेक्ट का एग्जांपल यहाँ ले रहा हूँ। लाइक दीवार के ऊपर आपने एक बॉल को थ्रो किया और बॉल दीवार से टकराई और वापस आ गई। हम कहते हैं ऑलमोस्ट जितनी एनर्जी के साथ जाती है उतनी एनर्जी से वो वापस आ जाती है, ऑलमोस्ट। हालांकि साउंड भी आता है, पर अगर क्रेजी बॉल हो, ठीक है, अगर रबड़ की बॉल हो तो साउंड उतना ही कम आता है, अगर प्लास्टिक की बॉल हो तो साउंड उतना ही ज़्यादा भी आता है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो बॉल जनरलाइज अगर हम करके चलें तो ऐसा होता है कि वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता, पर नियरली इलास्टिक होता ज़रूर है। तो इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ जो है मतलब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अच्छा जी, दूसरा, अब जो हम एनर्जी दे रहे हैं हमें उसका कंपैरिजन करना है, क्या वो एनर्जी 13.6 से कम होगी। देखिए मेरी बात सुनिए, 13.6 एनर्जी के साथ घूम रहा है, लेकिन बाहर से आ कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है। कौन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं आप लोग ये सोच रहे होंगे सर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी अगर होगी, कम कितना, वेरी मच ग्रेटर देन तो कम दे, वेरी मच लेस देन तो 13.6 दे ही नहीं रखा। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नियर अबाउट 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुई और ये इलेक्ट्रॉन 13.6 से घूम रहा है, तो उस केस में आप क्या कहेंगे, उस केस में आप क्या कहेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन, टारगेट इलेक्ट्रॉन को, ये जो ये इलेक्ट्रॉन है इंसिडेंट, ये टारगेट इलेक्ट्रॉन को इफेक्ट कर सकता है ना, कर सकता है कि नहीं। तो परफेक्ट आइडिया क्या होना चाहिए अगर देखा जाए तो, वो क्या होना चाहिए, उस पर थोड़ा सा देखते हैं, सोचते हैं कि क्या इसमें कहने की कोशिश कर रहा है। तो भैया क्या किया जाए, चलिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट स्टेट में, ठीक है, आप इसके सेकंड स्टेट की एनर्जी निकालिए, कितनी आती है वो,
सेकंड स्टेट की एनर्जी कितनी आती है? फर्स्ट में तो हो गया -13.6, सेकंड स्टेट की एनर्जी कितनी आती है? E1 सेकंड स्टेट का मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर 4 तो -3.4, हाँ -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर हम ये कह दें कि जो टारगेट इलेक्ट्रॉन आ रहा है अगर वो इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में ले जा सकता है, क्योंकि ये सेकंड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, मतलब सेकंड वहाँ है नहीं, लेकिन सेकंड ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन को ले जाना हो तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो हमें देखना है। तो -3.4 माइनस माइनस प्लस 13.6 तो अल्टीमेटली कितना आ रहा है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे लॉजिक को समझिए आप थोड़ा सा, कि अगर जो टारगेट इलेक्ट्रॉन जो है इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, अगर ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन इस टारगेट इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में ले गया तो इसका मतलब है कि उनके बीच का कोलिजन इलास्टिक नहीं है, इनइलास्टिक है। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर ये नहीं लेके गया, इसका मतलब हमने जो एनर्जी दी, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन के हिसाब से देखें, कई बार ऑप्शन देखने पर आंसर आ जाता है, तो ऑप्शन में अगर देखें, मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ तभी आपको थोड़ा लग रहा होगा टाइम लग रहा है इसमें। तो 4E लेस देन 3.4 नहीं, 3.4 से अगर लेस देन डालोगे तो 3.4 से लेस देन का मतलब -13.6 से तो कहीं ज़्यादा है वो, तो इलेक्ट्रॉन तो क्या बोलते हैं चला ही जाएगा वहाँ सेकंड ऑर्बिट में, ओनली 4E लेस देन 3.4। उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पॉइंट क्या है, ये लॉजिक बिल्कुल सटीक बैठता है यहाँ पे कि फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन को ले गया, यानी कि अगर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर की एनर्जी अगर मिल गई, क्योंकि हम तुक्के पे नहीं जाएंगे ना, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ अगर जो है इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन अगर आया तो वो फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को सेकंड ऑर्बिट पर लेके जा सकता है, और अगर नहीं उसकी एनर्जी ये रही तो इसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में ही रहेगा, और फर्स्ट ऑर्बिट में ही रहेगा तो इसका मतलब क्या है कि कोलिजन उस इलेक्ट्रॉन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, एंड दैट्स इट, इलास्टिक कोलिजन विल बी। तो ऐसे में वो नियरली इलास्टिक रह सकता है। सो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे, दिस इज द राइट आंसर। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, ये दोनों क्वेश्चन देखिए ध्यान से, दोनों एक साथ हैं, ध्यान दीजिए। पहले सबसे ऊपर वाला, द एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल इन मरकरी एटम। याद करिए मरकरी एटम बता चुका हूं मैं आपको। मरकरी एटम के डिस्क्रीट एनर्जी को किसने एस्टेब्लिश किया था? स्टर्न गेर्लक एक्सपेरिमेंट, ये यूपी टेट में आया हुआ है, थॉमसन एक्सपेरिमेंट, फ्रैंक एंड हर्ट्ज और रदरफोर्ड। याद करिए, फ्रैंक एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। देखो अब आप डिस्कवरी पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, आते हैं किस साइंटिस्ट ने क्या खोज की, क्या बताया, ठीक है ना, तो इसका ध्यान रखना आपको। और नेक्स्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज गिव डिस्क्रीट एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन तो क्या है, सवाल क्या है, 4 ऑप्शन, इलेक्ट्रिक बल्ब, सन, मरकरी वेपर लैंप और कैंडल। हालांकि बताने की जरूरत नहीं है, यही क्वेश्चन इससे कनेक्ट हो गया, क्योंकि डिस्क्रीट एनर्जी जो था, एमिशन जो था, वो फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में किया गया था। तो आंख बंद करके, मतलब आंख खोल के, जो आपका सही ऑप्शन है वो सी है, मरकरी वेपर लैंप, क्योंकि मोनोक्रोमेटिक है, और दूसरी बात ये बल्ब, सन और कैंडल जो हैं, रेडिएशन जो है वो फैलती ज़्यादा हैं, ठीक है ना। इससे आप डाइवर्जेंस एंगल इनका जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो जो रेडिएशन है, जो प्रॉपर एनर्जी है, जो एमिशन स्पेक्ट्रा है, वो प्रॉपर नहीं मिल पाता है इन तीनों सोर्स से, बजाय मरकरी वेपर लैंप के, ठीक है। चलिए अब सीरीज लिमिट, अरे वाह, ये तो वही क्वेश्चन आ गया जो भी हमने किया था। द सीरीज लिमिट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम एमिशन स्पेक्ट्रा इज व्हाट? अभी आपको बताया था मैंने, क्या? 1/λ इक्वल टू R इंटू 1/1² माइनस सीरीज लिमिट का मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ना। शॉर्टेस्ट क्यों? एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया, और वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ क्या होता है?
एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ भी हुआ। सीरीज लिमिट के साथ साथ आपसे क्वेश्चन ये भी कर सकता है, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, क्या कह सकता है, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ओके, ध्यान रखिएगा, क्या कह सकता है, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ओके, तो यहाँ पे आपके पास आर की वैल्यू है ही। फिर आइडिया के साथ जाइए, देखिए क्या रहेगा कैलकुलेशन पार्ट। स्क्रीन को पोज करके लैम्डा इक्वल टू 1/r आ जाएगा आपके पास। आर की वैल्यू जो है 1/1.03 इंटू 10⁻⁷ होता है। और आंगस्ट्रॉम दे रखा है तो कंफर्म है, 7 को ऊपर लेके जाइए। ठीक है, -7, फिर -10 बनाने के लिए -3 और +3 करिए, तो 1000 डिवाइड में 1.03 इंटू में 10⁻⁻10 आ जाएगा। अब आपके सामने है, मैं स्क्रीन को पोज करिए और देखिए कौन सा ऑप्शन है, स्वाभाविक है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। स्क्रीन को पोज करके देखिए क्या आंसर आता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो हैं कैलकुलेशन पार्ट है, थोड़ा सा करिए आप भी स्क्रीन को पोज करके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा इसका आंसर जो भी है। न्यूमेरिकल करते रहिए, न्यूमेरिकल करेंगे तो पकड़ बनी रहेगी सब्जेक्ट के ऊपर। द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट ऑन ए न्यूक्लियस इज r if the velocity of the alpha particle is double the distance of closest approach will be। अरे वाह, अच्छा क्वेश्चन आ गया, इसे फॉर्मूला याद हो जाएगा। और क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का वेलोसिटी के साथ रिलेशन याद करिए, फॉर्मूला देखिए, रिवाइज करिए। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बोले तो 1/2 mv²। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v², तो b1/b2 इक्वल टू क्या, v2² ठीक है, तो क्या कहता है, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट ऑन ए न्यूक्लियस इज r। ओके, r कब, v1 इक्वल टू r है जब v1 इक्वल टू v है। हालांकि v कह नहीं रखा तो आपकी मर्जी है, आप v1 को लो या ना लो, v1 ही रहने दो उसको। ठीक है, v1 इक्वल टू r है, तो v2 पूछ रहा है कितना होगा, और वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज डबल, यानी कि जो v2 है वो v1 का डबल है, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ v1 है। बस आपके सामने ये फॉर्मूला है ही, इस फॉर्मूले में आप इसको पुट करो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो b1 की जगह रखिए r, b2 की जगह, क्यों रे भाई, b2 तो निकालना है, v2 क्या है, 2v1 4v1² डिवाइड बाय v1², कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, v2 इज इक्वल टू आ जाएगा r/4। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्या कौन सा ऑप्शन है, 4th ऑप्शन है भैया। कौन सा ऑप्शन है, 4th ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, इफ द लोएस्ट स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज। अच्छा, दोबारा सुनते हैं, इन द लोएस्ट स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, इफ मैं पढ़ गया, इन द लोएस्ट स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अरे वाह, क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है, पर आपको भूलना नहीं है, रिलेशन याद रखिए, v इक्वल टू z, ओके, डिवाइड बाय z इंटू सी डिवाइड बाय 137 इंटू में n। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये, c यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम, तो n की वैल्यू रखो 1, लोएस्ट स्टेट का मतलब n इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1, क्योंकि बात हाइड्रोजन एटम की हो रही है, तो v इक्वल टू सी अपॉन 137, तो अल्टीमेटली v इक्वल टू v/c इक्वल टू 1/137। हालांकि मैं आपको डायरेक्ट बता सकता था, लेकिन फिर भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया ताकि ये रिवाइज हो जाएगा। याद आया कुछ आपको, अल्फा इक्वल टू 1/137 क्या है, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। जी हाँ, क्या है, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। ठीक है, ओके,
और इसका फॉर्मूला भी इस पे भी फॉर्मूला पे क्वेश्चन आता था। क्या बताया था मैंने कि हम दो आपस में रहेंगे, अकेले नहीं रहेंगे। एप्सिलॉन, चाहे हमें बांट लो पाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मास से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे हम दोनों के चार्ज से। याद आया? ये अल्फा का फॉर्मूला है, बता दिया मैंने आपको। अब ये क्वेश्चन देखिए, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट हाइड्रोजन एटम, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम को बिलोंग नहीं करता है? तो फर्स्ट है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड। भैया मोमेंटम क्वांटाइज्ड है तो ऑब्वियसली एनर्जी क्वांटाइज्ड है ही। इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट नियरेस्ट द न्यूक्लियस हैव द लोएस्ट एनर्जी। बिल्कुल हाँ, सही बात है, लोएस्ट एनर्जी होती है उसकी, है ना? क्यों लोएस्ट एनर्जी होती है कि नहीं होती? E इक्वल टू, याद करो, लोएस्ट एनर्जी का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, -E² / 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R कम होगा तो कई सोचेंगे सर एनर्जी ज़्यादा होगी। भैया नेगेटिव साइन देखो ना, ज़्यादा मतलब मोर नेगेटिव होगी, तो मोर नेगेटिव का मतलब उतना कम हो गया ना वो। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, बिल्कुल सही है। द पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली। कुछ याद आया? कुछ फीलिंग आई? किसी का नाम याद आया? पोजीशन एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी नहीं था उसमें, मोमेंटम था। पोजीशन और मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, किसकी बात हो रही है? तो ये बोर्स मॉडल की बात नहीं है, ये हाइजेनबर्ग ने कहा था। ठीक है, लिख देता हूँ, चलो। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स डेल्टा पी, नोट कर लीजिएगा, डेल्टा पी लेस देन इक्वल टू एच क्रॉस। एच क्रॉस मतलब h बाय 2 पाई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जी हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। द फॉलोइंग फिगर इंडिकेट द एनर्जी लेवल ऑफ ए सर्टेन एटम। ओके, when the system move from 2e to 2e a photon of wavelength lambda is emitted, यानी कि 2e से e में lambda wavelength का फोटोन निकल रहा है। The wavelength of photon produced during its transition from level 4e/3 to e, तो वो आपको बताना है। याद करिए, अभी हमने ऐसे पहला क्वेश्चन किया था, इसमें ट्रांजिशन कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2e से e क्या होगा? डिफरेंस करो, 2e - e, डायरेक्ट कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। hc/λ 4e/3 से e कितना आएगा? 4/3e, 4/3 में से 1 गया तो कितना बचा? 1/3 आया कि नहीं आया? याद करो, 1/3e आएगा, किसके इक्वल आएगा? hc/λ डैश के इक्वल आएगा। डायरेक्ट कर दिया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। e की वैल्यू hc/λ है, रखो यहाँ पर 1/3, hc से hc कैंसिल हो जाएगा, बाय लैम्डा इक्वल टू 1/λ डैश बचेगा। तो लैम्डा डैश कितना आ गया? लैम्डा डैश आ गया 3 लैम्डा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। देखते रहिए, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज v. What will be its orbital velocity when excited to the energy state -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? अरे वाह, लेकिन अपने को पता ही नहीं कि ये एक्साइटेड स्टेट कौन सा है, ये एनर्जी लेवल कौन से एक्साइटेड स्टेट का है। क्योंकि अगर यही पता होगा तो ही हम वेलोसिटी को इस फॉर्मूले से निकाल पाएंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिटल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या किया जाए, एक काम करते हैं, एनर्जी इक्वल टू -13.6 अपॉन में n² होता है। एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं लिख रहा, -1.51 के इक्वल रखते हैं। यहाँ से n² निकालते हैं, 13.6 अपॉन में 1.51 करते हैं। सही कर रहे हैं ना? बिल्कुल सही कर रहे हैं जी।
फिर क्या करते हैं, 1360 अपॉन में 151 करते हैं, और ये स्क्वायर है तो एक काम करते हैं 1360 को 151 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 150 6 900 7 105 8 120 9 99 135 के करीब करीब दे लेते हैं, 9 1 9 9 5 45 135 9, अरे वाह 01, अरे वाह 01 9 आ गया, 9 आ गया है तो n स्क्वायर नियर अबाउट 9 के, तो इसका मतलब n क्या हुआ, नियर अबाउट 3 के हुआ, और थर्ड ऑर्बिट आ गया, बस हो गया। v थर्ड ऑर्बिट में कितना होगा वो निकालना है, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, कम होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए, ये भी लॉजिक लगाओ। थर्ड ऑर्बिट में स्पीड ज़्यादा होती है कम होती है, कम होती है भाई, क्योंकि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ जाती है, दूरी बढ़ेगी स्पीड कम होगी, दूरी घटेगी स्पीड ज़्यादा होगी। तो क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा, डायरेक्ट हो गया ना थर्ड ऑर्बिट, तो v/3, ठीक है, ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। द रेशो ऑफ न्यूक्लियर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम, अरे वाह, न्यूक्लियर वॉल्यूम, न्यूक्लियस की शेप स्फेरिकल, एटम की शेप स्फेरिकल, ओके, वॉल्यूम की बात कर रहा है। याद रखिए न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो फर्मी ऑर्डर का होता है, 10⁻⁻15 मीटर, यानी कि फर्मी 1 फेम्टो भी कहते हैं। एटम का वॉल्यूम 10⁻⁻10 मीटर ऑर्डर का होता है। बात वॉल्यूम की कर रहा है तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ एटम, ठीक है, इक्वल टू वॉल्यूम बोले तो 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 से 4/3 पाई कट जाएगा। न्यूक्लियस का जो डायमीटर है 10⁻⁻15 करेंगे तो क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, और -10 का क्यूब करेंगे तो -30 आएगा, कितना आया 10⁻⁻15। ना, क्योंकि दोनों भी के बीच में तो कूलम फोर्स रहेगा, तो इसीलिए बोर मॉडल का ये भी एक ड्रॉबैक था, ठीक है, कि उसको फॉलो नहीं कर सकते। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रम हैव ऑल द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम हाई ऑफ लो, तो जवाब है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम।
जो एम्पेरिकल फॉर्मूला था ना उसके ऊपर मैं बता रहा हूँ। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लो, हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू 1, ड्यूटेरियम के लिए Z की वैल्यू 1, क्योंकि 1H1 ड्यूटेरियम क्या होता है 1H2, और सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम क्या होता है हीलियम प्लस, यानी कि कितना 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 एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बाहर बस, ठीक है। और क्या होगा डबली आयोनाइज्ड ली हीलियम, सोडियम या हाइड्रोजन गैस H2, ध्यान रखना, यही तो पढ़ा है। इफ द साइज ऑफ एन एटम इज एनलार्ज, अगर एटम का साइज बढ़ा दें सच दैट ध्यान दीजिए, इफ द साइज ऑफ एटम इज एनलार्ज सच दैट द न्यूक्लियस हैज ए साइज ऑफ स्मॉल सीड। अच्छा, न्यूक्लियस का साइज सीड जितना हो, 1 मिलीमीटर डायमीटर अगर उसका हो, देन द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स विल हैव द साइज ऑफ, तो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का साइज क्या होगा। अच्छा, न्यूक्लियस का साइज 1 मिलीमीटर है और ऑर्बिट का साइज न्यूक्लियस के साइज से कितना ज़्यादा होता है, कंपेयर करो। वैसे जब आपने को पता था 10 की पावर -15 न्यूक्लियस, 10 की पावर -10 किसका एटम का, यानी कि ऑर्बिट के साथ एवरेज साइज। तो फिर इसके हिसाब से अगर चले, ये दे रहा है 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर का मतलब कितना हो गया 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना होता है 10 की पावर 5 ज़्यादा होता है, मतलब इसको इससे हाँ कंपेयर कर रहे हैं, तो 10 की पावर -2 + 5 अगर करो तो कितना आएगा 10 की पावर 3 मीटर, मतलब कितना हो गया 10 की पावर 3 मिलीमीटर है, सॉरी मिलीमीटर 10 की पावर -3 होता है, सॉरी -3 + 5, तो 10 की पावर 2 मीटर, ठीक है। तो यानी कि कितना, एक क्रिकेट प्लेग्राउंड जितना। अरे वाह, क्वेश्चन अच्छा था, है ना। इफ द साइज ऑफ एन एटम इज एन लार्ज द न्यूक्लियस है द साइज, अगर न्यूक्लियस का साइज एक स्मॉल सेट जितना हो तो इसका मतलब एटम का यानी कि ऑर्बिट का साइज कितना होगा, एक 100 मीटर डायमीटर के प्लेग्राउंड जितना, है ना। कितने लॉजिकल क्वेश्चन है, सिंपल ही, लेकिन जस्ट एक कंपैरिजन की बात जहाँ पे आ जाती है। तो कुल इस तरह से हमने एटम्स के मॉड्यूल्स को पढ़ा, एटम्स के क्वेश्चनों को करा, और आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है, इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ, और यूट्यूब के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि धमाकेदार कंटेंट शुरू हो गया है। और DSSS हो या KVS हो या नवोदय हो या एस्टेट हो या यूपी टेट हो या RPSC हो, रीट हो, सभी के लिए आपके लिए ये वीडियो वैल्यूएबल हैं। चैनल को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और हाँ, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन फर्दर मिलता रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यूक्लियस के साथ।